तो प्लेसेंटेशन बीजांडन्यास, व्हाट इज द बीजांडन्यास? देखिए बीजांडन्यास क्या है, तो अंडाशय के प्लेसेंटा पर बीजांडों का लगने का क्रम, बीजांडों की व्यवस्था का क्रम बीजांडन्यास कहलाता है। अंडाशय पर प्लेसेंटा बनता है और उस पर ओव्यूल अरेंजमेंट, बीजांडों की व्यवस्था बीजांडन्यास कहलाती है। तो उस पर कैसे ओव्यूल अरेंज हो रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। और आपको मैं इसमें 6 टाइप के प्लेसेंटेशन है, तो 6 काइंड का बीजांडन्यास। और उसके मैं आपको 2 काइंड बता चुका था शायद। कौन कौन से बताए थे? मार्जिनल और पैरेटल। हेलो, मार्जिनल और पैरेटल कल बताया था। अब अगला आता है एक्साइल प्रेजेंटेशन। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन अक्षीय बीजांडन्यास, अक्षीय बीजांडन्यास। अक्षीय बीजांडन्यास का मतलब क्या है? अक्ष पर रहेंगे। तो बीजांड क्या होंगे? बीजांड प्लेसेंटा के अक्ष पर होते हैं। बीजांड प्लेसेंटा के अक्ष का मतलब है एक्सेस या सेंटर। कहाँ पर होंगे? सेंटर पर होते हैं। सेंटर, केंद्र, अक्ष सेंटर केंद्र पर व्यवस्थित होते हैं, केंद्र पर लगते हैं। तो वहां पर कहलाता है अक्षीय बीजांडन्यास। जब अक्ष पर लगेंगे तो अक्षीय बीजांडन्यास हो जाएगा। देखिए कैसे, सबका डायग्राम में दिखा रहा हूं। देखिए ये है, मान लीजिए आपकी ओवरी, और उसके अंदर ये है मान लीजिए बीजांड, जो भी हैं। चलिए मान लीजिए 2 बीजांड है या 3 बीजांड है। अब देखिए ये प्लेसेंटा और इसके अक्ष पर ऐसे सेंटर पर बीजांड लगते हैं। ये आपका सोलेनेसी फैमिली में होता है इस तरह का, माने आलू टमाटर में इस तरह का होता है। आलू टमाटर का बीजांड इसी तरह का रहता है। तो सोलेनेसी फैमिली के लिए है ये। आलू टमाटर में इस तरह लगेंगे, आलू टमाटर में इस तरह का रहता है। ये अक्षीय बीजांडन्यास। और यहीं पर अगर हम प्याज में देखें तो इस तरह का होता है। अक्षीय वहां भी होता है। प्याज में होते 3 अंडा, प्याज और लहसुन में। देखिए सेंटर, ये सेंटर हो गया ना, ये सेंटर हो गया। और इसी सेंटर पर ऐसे बीजांड लगे होते हैं, सेंटर पर बीजांड लगे होते हैं। ये होता है आपका प्याज के लिए, प्याज और लहसुन में, दोनों में एक ही चीज है। कौन सा रहेगा? प्रेजेंटेशन क्या रहेगा? एक्साइल। तो ये एक्साइल प्रेजेंटेशन है। देखिए सेंटर पर लगे होते हैं। तो जब सेंटर पर बीजांड लगे हों तो उसे कहा जाता है अक्षीय बीजांडन्यास। मालवेसी कुल में भी यही होता है, सोलेनेसी में भी यही होता है, और आपके लिलिएसी में भी यही होता है। तो मालवेसी में मिलेगा, मतलब वही कपास वगैरह में, कपास जो है मालवेसी, लिलिएसी, प्याज लहसुन और सोलेनेसी आलू टमाटर, ये फैमिली नेम होते हैं। इन सब फैमिली में आपका एक्साइल ही है। रूटेसी में भी एक्साइल ही होता है। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन है। तो एक्साइल का मतलब कहाँ है? केंद्र पर लगे हैं। अगला फ्री एक्साइल होता है। अब यहाँ पर लोक्यूल सिर्फ एक हो जाता है। जैसे यहाँ पर लोक्यूल बराबर रहते हैं
और यहाँ पर लोक्यूल एक हो जाता है। सिंगल लोक्यूल हो तो उसे कहा जाएगा फ्रिक्साइल। तो अगर देखिए इसी तरह का होगा, सिंगल लोक्यूल और एक कोष्ठक होता है, एक कोष्ठक और बीजांड अक्ष पर ही होते हैं। देखिए इस पर भी अक्ष में है, नाम बस बदल गया, स्वतंत्र एक्साइल कहलाता है, स्वतंत्र अक्षीय, स्वतंत्र अक्षीय। देखिए इस तरह का रहेगा, सिर्फ एक लोक्यूल होगा इसमें, पूरे में एक लोक्यूल हो जाएगा और सेंटर पर इस तरह से बीजांड फैले होंगे। देखिए अब आप देखिए है केंद्र पर ही उसी पर, लेकिन पूरे पर ऐसे लगे होते हैं। तो दोनों कंडीशन में आपके सामने दिख रहा है। तो वो थी एक्साइल कंडीशन और ये है फ्री एक्साइल कंडीशन। देखिए फ्री एक्साइल में क्या है, सिंगल एक ही उसमें, यहाँ पर क्या चैम्बर अलग अलग हो जा रहे हैं, जैसे 3 चैम्बर हैं, यहाँ पर 2 चैम्बर हैं, यहाँ पर एक ही चैम्बर पर पूरे लगते हैं। ये कहलाता है फ्री एक्साइल। जैसे उसमें पाया जाता है आपके डायंथस वगैरह में, डायंथस कार्नेशन, इन पौधों में ये वाला मिलता है। तो डायंथस प्लांट में मिलता है। तो अब आपके सामने है फ्री एक्साइल। अगला होता है बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन, तो बेसल का मतलब क्या होता है, वो थैले बिल्कुल बेस पर लगा होगा। तो पैडिसल माने जहाँ उसका बीजांड व्रंत होता है उसके बेस पर ही होता है, तो उसे कहते हैं बेसल। अब देखिए इसको रख कर रहा हूँ, नोट कर लिया? नहीं किया, स्क्रीनशॉट नहीं लिया सर। हाँ ले लिया, बस ठीक है। अगला बेसल, आधार रंग, आधारीय बीजांडन्यास। तो ये इसमें भी एक कोष्ठी रहता है, एक कोष्ठी होते हैं। बीजांड पुष्पाक्ष के आधार से व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थित उसके बिल्कुल आधार पर लगेगा। जैसे आपके कंपोजिटी या एस्ट्रेसी फैमिली में ये कंडीशन होती है, यहाँ से ऐसे लगता है, तो बिल्कुल आधार पर ऐसे लगता है। इस टाइप से बनाइए चाहे उस टाइप से बनाइए, तो बीजांड ऐसे लगा होता है उसमें, तो ये बिल्कुल उसके आधार से लगा होता है, तो उसे कहते हैं आधारी बीजांडन्यास। ये आपके पाया जाता है कंपोजिटी फैमिली माने गेंदा, सूरजमुखी, गेंदा सूरजमुखी पाया जाता है माने कंपोजिटी और एस्टेरेसी फैमिली। एनसीईआरटी में यही 5 टाइप बताए गए हैं। वैसे एक टाइप और भी होता है सुपरफिशियल, एक टाइप और होता है सुपरफिशियल। एक टाइप और है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल। इसमें क्या होगा, इस ये कोष्ठकी कोष्ठक, इसमें बहुत से कोष्ठक हो जाते हैं। तो पृथक कोष्ठक, पृथक कोष्ठकीय और पूरे कोष्ठक में बीजांड व्यवस्थित होते हैं, बीजांड फैले रहते हैं। पूरे कोष्ठक में, चैम्बर में बीजांड फैले थे, जलीय पौधों में रहता है।
जैसे कमल है, सिंघाड़ा है, आपका लिली है, जली पौधे। तो देखिए इसमें क्या होगा, इस तरह से चैम्बर बन जाएंगे। जैसे एक ये पोर्शन हुआ, दूसरा ये आपका हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 5 चैम्बर आपको दिख रहे हैं। देखिए ये सेंटर है और ये 5 चैम्बर हैं। ये बीजाणु फैले हैं इस तरह से। ये अच्छी ही है, रूपांतरित अच्छी है, ये सब बीजाणु पूरे में फैले होंगे। तो इस तरह का कहलाता है आपका सुपरफिशियल। ये जलीय पौधों के लिए होता है। कमल है, सिंघाड़ा है, लिली है, इन पौधों में इस तरह से बनेगा। कमल, सिंघाड़ा, लिली ऐसे पौधों में आपको इस तरह से बनेगा। तो अब आप देखिए, तो कमल सिंघाड़ा में इस तरह का बनेगा सुपरफिशियल। ये बीजाणु फैले हैं, ये सब बीजाणु। तो अब आपके सामने थे 6 टाइप का था, 2 टाइप कल बता चुका था मैं आपको और 4 टाइप का आज बता दिया। 6 टाइप में आपको तो आपकी बताया था कौन कौन से हैं इसमें। तो एक है आपका मार्जिनल, एक है पैराइटल माने सीमांत बीजान्यास, अक्षीय बीजान्यास, मुक्त अक्षीय बीजान्यास, आधारी बीजान्यास और आपका सुपरफिशियल बीजान्यास। जो आपका पहला वाला था पैराइटल भित्ति लग्न, उसमें क्या आते हैं, अंडपों के तट जहाँ मिलेंगे, माने कम से कम 2 अंडप होने चाहिए, बाकी चाहे जितने हों, तो जहाँ 2 अंडप ऐसे जुड़ेंगे उसी जगह बीजाणु लगेगा। और इस जब आपका बताया था कौन सा मार्जिनल, तो उसकी मार्जिन पर आते थे, उसको स्तंभी बीजान्यास कहते हैं। स्तंभ की लाइन पर मार्जिन पर आते थे, जैसे मटर चना वगैरह में। फ्रिक्जाइल पे सेंटर में रहेगा, सॉरी एक्साइल में सेंटर में रहेगा, फ्रिक्जाइल में कोष्ठक एक हो जाएगा, उसमें रहेगा और उसी का मॉडिफाइड सुपरफिशियल पूरे कोष्ठक बन जाएंगे, सब में फैला रहेगा। और जब आधार पे लगाओ तो आधारी हो गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कहते हैं बीजांड न्यास। तो बीजांड न्यास का मतलब क्या है, अंडाशय पर प्लेसेंटा बनता है, कार्पेल प्लेसेंटा बनता है, उस प्लेसेंटा पर बीजांड कैसे लग रहा है उसकी व्यवस्था को, उसके लगने के क्रम को ही बीजांड न्यास कहते हैं। ठीक, तो ये बात आपको हो गई बीजांड न्यास। तो ये 4 पार्ट फ्लावर के मैंने पूरे आपको बता दिए, बाह्यदल, दल, पुमंग, जाया, चारों भाग पूरे हो गए। अब क्वेश्चन शुरू होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पार्ट इन्वॉल्व है मेन, कौन कौन से, स्टेमेन और आपका पिस्टिल। अब इन्हीं का डिस्क्रिप्शन पूरा अलग से रिप्रोडक्शन में कैसे कैसे क्या क्या करता है वो आपको पढ़ना है। तो अब आप डालेंगे अगला क्वेश्चन, इसको रब कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ इसको। अगला क्वेश्चन अब आप डालिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट और नर जनन अंग। और आपको मालूम है नर जनन अंग में आपको बता चुका हूँ क्या कहलाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या कहलाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या कहलाता है, एंड्रोशियम। हाँ, तो एंड्रोशियम पुमंग माने पुमंग आपका होता है पुमंग। तो नर जनन अंग पुमंग कहलाता है। पुमंग की इकाई पढ़ा बता चुका हूँ आपकी, पुमंग की इकाई का क्या नाम था, पुमंग की इकाई क्या थी, इकाई थी पुंकेसर, स्टमेन। अब हमें स्टमेन का डिस्क्रिप्शन करना है यहाँ। तो पुमंग की इकाई स्टेमेन होती है, पुंकेसर होती है। संख्या वगैरह आपको मैं फ्लावर जब पढ़ाया तो बता दिया था, संख्या कुछ भी हो सकती है, संख्या 1 to many,
अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग रहती है, संख्या कुछ भी हो सकती है। तो अब आप देखिए, अब आपका स्टेमेन, आपको इसे बता चुका हूँ। स्टेमेन में कितने भाग बताए थे आपको, याद करो, 2 भाग बताए थे। स्टेमेन में 2 भाग बताए थे आपको। ये स्टेमेन में 2 भाग थे, क्या क्या, एंथर और फिलामेंट। वेरी गुड, एंथर और फिलामेंट। अब आपको यहाँ पर एंथर डेवलपमेंट और एंथर का विकास पढ़ना है। एंथर बनता कैसे है और फिलामेंट कैसे बनता है। तो फिलामेंट कैसे बनेगा, जो उसका तीसरा रोल होगा, उसका पर्व होगा, वो इलोंगेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तो ट्यूब जैसा होता जाएगा, वो ट्यूब कहलाएगा पुतंतु। और पुतंतु जो होता है वो स्टेरिल रहता है, लेकिन पुतंतु का जो शीर्ष होगा, टिप होगा, वो घुंडी नुमा हो जाएगा, उसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश। और जनरली परागकोश द्विकोष्ठकी होगा। जनरली कैसा होगा, द्विकोष्ठकी, आपको बता चुका हूँ। और टेट्रास्पोरेंजिएट रहता है, द्विकोष्ठकी और टेट्रास्पोरेंजिएट रहता है, वो आपको वहाँ पर मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर इसका डेवलपमेंट पढ़ना है, ये कैसे बनता है, उसको कैसे आएगा, उसका विकास कैसे होगा, उसमें क्या चीज़ होती है, ये अब आपको यहाँ पर देखना है। तो अब आप देखिए, जो ये बेस है, देखिए ये क्या है, थैलेमस, समझिएगा, ये थैलेमस फ्लावर का बेस है ये। और ये बेस पर जो तीसरा रोल होगा, और वो तीसरा रोल का जो नोड होगा वो ऐसे ग्रोथ करेगा। और जब ये ऐसे ग्रोथ करेगा तो ये ट्यूब है, देखिए ये ऐसे ट्यूब बनती चली जाएगी, और इस ट्यूब का जो शीर्ष होगा वो ऐसे हो जाएगा, और उसी को हम कहते हैं एंथर। तो वो एंथर और ये फिलामेंट, ये देखिए फिलामेंट है और ये एंथर है। तो फिलामेंट क्या है, ये बात समझ में आई। तो तीसरे रोल चक्र का पर्व बढ़कर, नोड बढ़कर नलिकाकार हो जाता है, और उसे कहते हैं पुतंतु। और पुतंतु का शीर्ष घुंडी नुमा हो जाता है, उसे कहते हैं परागकोश। पुतंतु जो होता है वो स्टेरिल होता है, वंध्य होता है, और जो एंथर होता है वो फर्टिल होता है, माने जननिक होता है। जो रिप्रोडक्टिव इकाइयाँ बनती हैं वो एंथर में बनती हैं, न कि पुतंतु में। लेकिन पुतंतु क्या करता है, एंथर को सपोर्ट करता है, पुतंतु एंथर को साधता है, क्योंकि पुतंतु का ही शीर्ष एंथर होता है। पुतंतु का शीर्ष जिस पर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं। तो वो चीज़ आपकी है। तो वैसे लिख चुका हूँ मैं आपको। तो पुतंतु क्या है, पुतंतु नलिकाकार और वंध्य होता है, नलिकाकार और वंध्य। सिर्फ इसका एक काम है, किसको साधता है, यह परागकोश को धारण करता है, यह एंथर को धारण करता है। परागकोश एंथर को धारण करता है, बस इसके यही एक काम है। फिर आपका आता है परागकोश, आपको लिख चुका हूं इसके परागकोश। अब देखिए, तो परागकोश आपका जनरली कैसा होता है, द्विकोष्ठकी। और कैसा होता है ये आपको सब वहाँ लिख चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा वो नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो जो मेन चीज़ें वो लिख रहा हूँ, वहाँ सब लिख चुका हूँ पूरा परागकोश। तो परागकोश आपका क्या होता है, प्रायः द्विकोष्ठकीय डाइथिकस। हाँ, आपको वहाँ बताया था कुछ, इधर कुछ पौधों में मोनोथिकस बताया था, आपको याद करो। किस में बताया था, मालवेसी में। मालवेसी में मोनोथिकस बताया था, मालवेसी में
एक कोष्ठी होता है, एक कोष्ठी। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक परागकोश में क्या बनते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, बस यही चीज़ ध्यान रखनी है। तो एक परागकोश में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं। प्रत्येक परागकोश में 4 परागधानियाँ बनती हैं, परागधानियाँ बनती हैं। माने माइक्रोस्पोरेंजिया बनती हैं। बनते हैं, ठीक। कितने बनते हैं? 4। कौन से वाले में? डायथिकस वाले में। और द्विकोष्ठ, जो एक कोष्ठी होता है उसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं। एक कोष्ठी में कितने बनते हैं? 2। इसको यहाँ रब कर रहा हूँ, ऊपर रब कर रहा हूँ। और एक कोष्ठी में 2 बनते हैं। दो माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं, वही परागधानियाँ। अच्छा, तो इस वाले को कहते क्या? इसमें 4 बनते, उसको कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। इसको क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। चतुर्बीजाणुधानी युक्त टेट्रास्पोरेंजिएट। और इस वाले को बोलेंगे बाइस्पोरेंजिएट। 2 वाले को बाइस्पोरेंजिएट बोलते हैं और 4 वाले को टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। इसलिए आपको वहाँ लिखा था ये टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्कोणीय, हर एक कॉर्नर पर एक होता है। अच्छा, और एक आपका होता है आर्स्यूथोबियम, उसमें सिर्फ एक ही मोनोस्पोरेंजियम बनता है। आर्स्यूथोबियम एक प्लांट है, आर्स्यूथोबियम एक पौधा है। आर्स्यूथोबियम कैसा होगा? मोनोस्पोरेंजिएट। मोनोस्पोरेंजिएट माने एक रहेगा, मोनोस्पोरेंजिएट। बाकी सब में 4 हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मालवेसी में 2 हैं, लेकिन आर्स्यूथोबियम आपका मोनोस्पोरेंजिएट होता है। आर्स्यूथोबियम में केवल एक ही बनता है, तो एक ही परागधानी बनती है। होता मोनोथिकस है, लेकिन एक ही परागधानी बनती है। तो लेकिन वैसे कितनी परागधानी बनेंगी? जनरल वे में कहा जाए तो 4। और परागधानी का विकास यूस्पोरेंजिएट होता है। परागधानी का विकास यूस्पोरेंजिएट होता है। नोट करते जाइए सब। परागधानियों का विकास यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, जिएट प्रकार का होता है। यूस्पोरेंजिएट होता है। तो यूस्पोरेंजिएट रहेगा। परागधानी का विकास कैसा रहेगा? यूस्पोरेंजिएट। और यूस्पोरेंजिएट का मतलब है एक सेल से ही डेवलपमेंट होता है, तो उसको यूस्पोरेंजिएट कहा जाता है। तो 1 सुपरफिशियल सेल फॉर्म करती है, देन कॉल्ड यूस्पोरेंजिएट। तो परागधानी यूस्पोरेंजिएट रहेगी। और कहाँ पर होंगी? तो प्रत्येक कॉर्नर पर एक परागधानी बनती है। परागकोश के प्रत्येक कॉर्नर पर, प्रत्येक कॉर्नर पर एक परागधानी बनती है। माने माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है। तो
एक कोने पर एक ही बनेगा, अर्थात इस तरह के 4 कॉर्नर्स होंगे ऐसे। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक। अच्छा, अब आप देखिए परागधानी में क्या क्या होगा। तो इसको रब कर रहा हूँ, नोट कर लिया, रब कर रहा हूँ इसको। यस सर। अब आप देखिए, हाँ, परागधानी माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया परागधानी। हाँ, अब देखिए परागधानी में क्या क्या होगा। तो परागधानी में एंथर का कवर क्या होगा, एपिडर्मिस। तो इसमें निम्न रचनाएं होंगी, निम्न भाग होते हैं। पहला रहेगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यह एंथर का आवरण होता है। एंथर का आवरण स्तर है परागकोश, यह परागकोश का आवरण स्तर होता है, आवरण स्तर। फिर होता है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम अंताभित्ति। एंडोथीसियम ये सिंगल लेयर परागधानी का रक्षात्मक आवरण होगा। यह इकहरे स्तर का, इकहरे स्तर का परागधानी का रक्षात्मक आवरण होता है, आवरण होता है, जिसमें अल्फा सेलुलोज की फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है। माने अल्फा सेलुलोज के तंतुवत बैंड्स बन जाते हैं, जिसमें अल्फा सेलुलोज के तंतुवत बैंड्स मिलते हैं और इससे कठोरता आ जाती है। तो कठोर हो जाता है। रक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है, तो उसका जो रक्षात्मक आवरण होता है वो एंडोथीसियम होता है, इकहरे स्तर का होगा। फिर होगा मिडिल लेयर, फिर होगी मिडिल लेयर, मध्य स्तर, मध्य स्तर। ये 2 या 3 लेयर का होता है, 2-3 लेयर होता है। 2-3 लेयर माने 2 या 3 परतों का बना होता है, 2-3 स्तर का बना होता है, स्तर का बना होता है। और पोषण बनाता है जो पोषण को टैपिटम में देकर खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले यही स्तर खत्म होता है। तो यह पोषक पदार्थ को टैपिटम में देकर, कहाँ देकर, टैपिटम में देकर सबसे पहले समाप्त होता है, पहले क्षीण होता है। तो सबसे पहले कौन समाप्त होता है, वो मिडिल लेयर होगा। और इसमें भोजन बनता है, लेकिन ये भोजन को दे किसको देता है, टैपिटम को। तो टैपिटम भोजन प्रोवाइड कराएगा। अब इसके बाद आएगा टैपिटम, बहुत पूछा था अलग से। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर। नोट हो गया इतना, नोट हो गया। रब कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ इसको। हाँ, अब देखिए टैपिटम। अब आता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टैपिटम बहुत पूछा जाता है। टैपिटम बहुत पूछा जाता है, टैपिटम। अकेले टैपिटम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से रहता है। तो टैपिटम क्या होता है, पॉलीप्लाइड, मतलब इसमें बहुत से न्यूक्लियस हो जाते हैं,
यह बहुगुणित होता है। बहुगुणित मिडिल लेयर के नीचे होता है, मिडिल लेयर के नीचे होता है। इसमें एंडोमाइटोसिस चलता है। कौन सा? एंडोमाइटोसिस। अंदर अंदर उसमें माइटोसिस होता रहेगा और उनकी संख्या बढ़ती रहती है, तो एंडोमाइटोसिस पाया जाता है। एंडोमाइटोसिस पाया जाता है से पॉलीप्लॉइड होता है, प्लॉइड होता है। बाकी अभी तक जितने पढ़ रहे थे सब पार्ट डाइप्लॉइड थे, लेकिन ये पार्ट पॉलीप्लॉइड हो सकता है। पॉलीप्लॉइड माने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए मटर की बात करें तो मटर के ट्वेन में 14 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? बहुत से क्रोमोसोम। एंडोमाइटोसिस पॉलीटीन वाला फॉर्म, बहुत से बन जाएंगे क्रोमोसोम अंदर, तो वो कहलाता है पॉलीप्लॉइड। तो 2n 3n 4n 5n ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये होता है, ये बहुगुणित होता है। यह पोषक स्तर होता है, पोषक स्तर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरिशमेंट लेयर, नोरिशमेंट लेयर है। कौन सा स्तर है? ये पोषक स्तर होता है। मतलब क्या करता है ये? तो ये भोजन प्रोवाइड करता है। भोजन लाता कहाँ से? मिडिल लेयर से। देता ये है, भोजन लेता है मिडिल लेयर से, लेकिन देता ये है, तो भोजन प्रोवाइड करता है। यह लघु बीजाणु मात्र कोशिका व लघु बीजाणु को भोजन देता है। लघु बीजाणुओं को पोषण देता है, पोषण देता है, खाना देता है, पोषण देता है, भोजन देता है। किसको? लघु बीजाणुओं को, और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को। अच्छा, फिर एक और काम है, इसमें ऊबिस्ट बॉडी पाई जाती है। ऊबिस्ट बॉडी रहती है जो स्पोरोपोलेनिन बनाने में और परागकण का जो फ्लूइड है उसके बनाने में काम आती है। जो स्पोरोपोलेनिन निर्माण व एंजाइम हार्मोन देती हैं। एंजाइम हार्मोन देती है। आइए, हार्मोन आता है, हार्मोन परागकण को देती है। परागकण, तो परागकण में को बनाने में इनकी भूमिका होती है। तो परागकण का जो कवर होता है स्पोरोपोलेनिन, ये प्लांट में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। प्लांट का सबसे मजबूत पदार्थ यही होता है, स्पोरोपोलेनिन, जो यही बने इसकी भूमिका होती है। तो ये आपका था एंजाइम। अब आपका ये था टैपिटम। इसके बाद होता है लघु बीजाणु मदर सेल, तो वही है माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं ये द्विगुणित होती हैं, डायप्लॉइड होती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनाती हैं। लघु बीजाणु या पराग कण बनाती हैं।
कण। तो देखिए पराग कण इसी से बनते हैं। तो पराग कण बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? लघु बीजाणुमात्र कोशिकाएं, जो सबसे अंदर पाई जाती हैं और वो डायप्लॉइड होती हैं। लघु बीजाणु हैप्लॉइड होते हैं, लघु बीजाणु हैप्लॉइड होते हैं और वो डायप्लॉइड होती है। तो इतनी चीज नोट कर लिया। अब डायग्राम देखिए, अब इसका डायग्राम देखिए, रख करता हूं इसको। हेलो, ओके सर। हाँ, अब आप देखिए इसका डायग्राम देखिए, जो आपको लिखा हूं इसी का डायग्राम। अब इसका डायग्राम देखिए आप। तो ये देखिए आपका था फिलामेंट और ये था एंथर। अब आपका देखिए इस पर ये ऐसे है, ये एपिडर्मिस है, ये सब पूरा इस टाइप का होता है। ये एंथर वाला ये पोर्शन है, एंथर ही है। अब इसमें 4 लोब्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 लोब्स, ऐसे और ऐसे और ऐसे। अब ये एपिडर्मिस है। एक सेल और लिखनी थी, स्टोनियम। चलिए सब कोई बात नहीं। हाँ, ये स्टोनियम सेल है, नीली वाली। अब ये आपकी एपिडर्मिस है, पूरी एपिडर्मिस। अब इसकी एपिडर्मिस, इसी पर एक सेल बड़ी हो जाएगी हर कोने में। एक सेल यहाँ बड़ी हो गई, एक सेल यहाँ बड़ी हो गई, एक सेल यहाँ बड़ी हो गई, एक सेल यहाँ बड़ी हो गई। जो सेल बड़ी होती है उसे कहते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। इस सेल को क्या कहेंगे? आर्चिस्पोरियल, आर्चिस्पोरियल सेल, आर्चिस्पोरियल। यही सेल डिवाइड होगी। ये सेल क्या होगी? डिवाइड होगी। तो बनेगी पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल, सब जगह बनेगी। चारों कॉर्नर में, चारों कॉर्नर में सेम काम होगा। एक कॉर्नर को मैं दिखाऊंगा, चारों कॉर्नर में सेम काम होगा। तो एक कॉर्नर में आपको दिखाऊंगा, चारों कॉर्नर्स में सेम काम होगा। ये एपिडर्मिस, इसी हर एक को मैं दिखाऊंगा, सब में वही काम चलेगा। टोटल सब में सेम होगा। ये मैक्स अब बंद रखो। हाँ, ये कौन है? हाँ, तो अब आप देखिए, अब आप देखिए, तो एक इसमें डिवीजन हुआ तो 2 सेल हो गए। एक हो जाती है पैराइटल, फर्स्ट पैराइटल, और दूसरी कहलाएगी स्पोरोजिनस। सब जगह सेम होगा, चारों जगह सेम रहेगा। अब फिर पैराइटल सेल डिवाइड होके चारों में सेम आएगा। जैसा यहाँ होगा वैसे यहाँ होगा, वैसा ही यहाँ होगा, सब जगह सेम आएगा। तो पैराइटल सेल बन गई। अब पैराइटल सेल डिवाइड हो जाएगी तो बन जाएगी 2 पैराइटल हो जाएंगी। अब मैं एक ही दिखा रहा हूँ, एक ही जगह से, बस बार बार सबको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए उसी तरह का है, सिंगल पे दिखा रहा हूँ मैं डायग्राम। अब पैराइटल सेल इधर देखिए, पैराइटल सेल 2 हो जाएंगे, पैराइटल 2 हो जाएंगे। फर्स्ट पैराइटल और सेकेंड पैराइटल, तो 2 पैराइटल सेल हो गई। और स्पोरोजिनस सेल बड़ी होकर सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल हो जाएगी। ये सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल हो गई।
जीनस। अब जो फर्स्ट पैराइटल है वो डिवाइड होकर एक बाहर वाला कवर एंडोथीसियम बना लेगी। ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है। और अब देखिए जो मैंने लेयर बताया था कौन सा, एंडोथीसियम। तो इस ये देखिए स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल में। स्पोरोजिनस सेल हो गई माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या हो गई है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कहाँ से बनी, ये बनी इससे बनी है, ठीक। तो जो सेकेंडरी वो इसमें बदल जाती है। और जो सेकेंडरी पैराइटल है वो बन जाएगा, सेकेंडरी पैराइटल बन जाएगा टैपिटम सेल, वो बन जाएगा टैपिटम, इस तरह की सेल। सेकेंडरी पैराइटल से बनेगा टैपिटम, ये होता है टेपिटम, ये टैपिटम हुआ। ये भी 2n है, ये भी, ये तो पॉलीप्लॉइड है, पॉलीप्लॉइड, यहाँ कोई वो नहीं है। और इसके बाहर मिडिल लेयर होगी, 2 या 3 लेयर होंगे मिडिल लेयर के। ये हुए मिडिल लेयर, माने मध्य स्तर, मध्य स्तर। मध्य स्तर के बाहर जो होगा वो होगा आपका एंडोथीसियम, इसके बाहर होगा एंडोथीसियम। इस पे इस तरह की थिकनिंग हो जाएगी। अब आप देखिए, और इसके बाहर होगी एपिडर्मिस। चारों से इसी तरह की बन जाएंगी, चारों माइक्रोस्पोंजिया इसी तरह के बनेंगे। ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और ये है एंडोथीसियम, ये है एंडोथीसियम, और ये मिडिल लेयर। अब आप देखिए जो मैंने वहाँ पर लिखा था, तो सबसे इसका जो एंथर का कवर होगा उसको कहेंगे एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम हो जाएगी। एंडोथीसियम जो होगी वो सिंगल लेयर होगी, उसमें अल्फा सेल्यूलोज थिकनिंग होगी, अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग। और उसके नीचे 2 लेयर या 3 लेयर का होगा मिडिल लेयर। सबसे पहले यही समाप्त होते हैं। ये टैपिटम को अपना भोजन दे देते हैं। और टैपिटम 2 प्रकार का होता है, एक होता है अमीबॉयड इनिशियल वाला, इनेसिव वाला, पेरीप्लाज्मोडियल वाला, और एक होता है आपका ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी। तो जो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है उसको कहते हैं आपका अमीबॉयड टैपिटम। इसमें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी अपना खाना देकर और बदल जाता है। टाइफा, एलिस्मा, टेडेस्केंसिया में रहता है। उसको इनवेसिव या उसको सरल या उसको अमीबॉयड या पेरीप्लाज्मोडियल कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो थोड़ा लेट ख़त्म होता है, धीरे धीरे अपने भोजन को छोड़ता रहता है। जब वो सब पूरा भोजन ख़त्म हो जाता है तब समाप्त होता है। और इसको भोजन कौन देता है, तो मिडिल लेयर जो 2 या 3 लेयर की है, ये भी 2n होगी, 2-3 लेयर है। और ये आपकी सिंगल लेयर है, ये आपकी सिंगल लेयर। तो अब आप देखिए इस तरह से एक यहाँ पर बनेगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, चारों कोनों में इस तरह की बन जाएगी। इसे एक माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया इस तरह का, हाँ, एक माइक्रोस्पोरेंजिया इस तरह का होगा। तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलपमेंट आपको दिखाया मैंने डायग्राम में। चारों में बनेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक में 4 बनते हैं, उसको कहते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। फिर ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या इसके साथ तो चल रही है स्क्रीन है? तो ये देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। तो यहाँ बनेंगे माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर, एक मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस करके ये बनेगा। तो इस तरह से ये आपका एक पूरा हो गया। और ये आपके 4 माइक्रोस्पोरेंजिया,
4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे। हाउ मेनी? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने बनेंगे? 4। साफ बिल्कुल क्लियर आ रहा है? तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे। तो ये आपको, और ये आपको इतना ही रहेगा। अब इसको कल मैं वीडियो भेज दूंगा, कल आज वाला वीडियो, और ये वाला वीडियो कल आएगा। तो ठीक है, बस इतना आपको कल पढ़ाना है। इसके आगे का नेक्स्ट टर्न पर तो बना लीजिए। ओके।